जय हिंद दोस्तों। राम शरण शर्मा की किताब भारत का प्राचीन इतिहास के तीसरे अध्याय तीसरे चैप्टर जिसका नाम है इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, और इस चैप्टर का अगला टॉपिक है विदेशी संदर्भ, जिसे आज हम बेहद आसान शब्दों में समझने वाले हैं। विदेशी संदर्भ फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स का सरल अर्थ होता है, बिल्कुल सिंपल मतलब यानी सिंपल मीनिंग निकलता है, दूसरे देशों के यात्रियों, लेखकों, विद्वानों या राजदूतों द्वारा भारत के बारे में लिखा गया विवरण या किताबें। यह टॉपिक मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने और समझने में विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने जरूरी हैं। भारत आए ग्रीक, रोमन और चीनी यात्रियों ने उस समय यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताबों में दर्ज किया। इन विदेशी विवरणों की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि इनसे भारतीय साहित्य में लिखी बातों की सत्यता का पता चलता है और उनकी पुष्टि होती है। एक दिलचस्प उदाहरण यह है कि भारतीय स्रोतों या ग्रंथों में सिकंदर के आक्रमण का कहीं भी कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए सिकंदर के हमले और उस समय के भारतीय इतिहास को फिर से समझने के लिए हमें पूरी तरह से यूनानी यानी ग्रीक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ग्रीक लेखकों ने अपनी प्राचीन किताबों में संद्रोकोत्तस नाम के एक राजा का जिक्र किया था, जो ईसा पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन थे। समकालीन का मतलब एक समय का या एक ही जमाने का होता है। इसे इंग्लिश में कंटेम्पोररी कहते हैं। बाद में गहराई से अध्ययन करने पर इतिहासकारों ने ये पाया कि इस संद्रोकोत्तस का समय ईसा पूर्व 322 बैठता है, 322 है, और यह कोई और नहीं बल्कि मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। प्राचीन भारतीय इतिहास की तिथियों और समय चक्र यानी क्रोनोलॉजी को सही तरीके से तय करने में यह पहचान सबसे बड़ा और मुख्य आधार साबित होता है और साबित हुई। इस दौर में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आए थे, जिसका नाम था मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। हालांकि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई मूल किताब आज सुरक्षित नहीं है, लेकिन बाद के पुराने लेखकों जैसे एरियन या स्ट्रैबो ने अपनी रचनाओं में इसके जो छोटे छोटे हिस्से या टुकड़े उद्धृत किए थे यानी शामिल किए थे, उन्हें सहेज कर रखा गया है। जब इन टुकड़ों को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो इनसे न केवल मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, बल्कि उस समय के सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों, व्यापार और रोजगार के बारे में भी बेहद महत्वपूर्ण और बारीक जानकारी हमें मिलती है इसको पढ़ने के बाद। हालांकि लेखक इस किताब में ये भी सचेत करते हैं, हमें बताते हैं, जागरूक करते हैं कि जैसे जैसे प्राचीन इतिहास की कई कड़ियों में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, ऐसे कई पहलू देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। वैसे ही इंडिका में भी कुछ भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें शामिल है, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसके बाद पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान लिखे गए ग्रीक और रोमन इतिहास से हमें भारत की समुद्री व्यापार की बड़ी जानकारी मिलती है। इन विवरणों में भारत के कई प्रमुख बंदरगाहों और भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच आयात निर्यात यानी व्यापार का होने वाली चीजों की लंबी सूची मिलती है। उसमें व्यापार की जो लंबी सूची है इसकी जानकारी मिलती है, उसमें कई अलग अलग प्रकार के वस्तु सम्मिलित हैं। प्राचीन भूगोल और वाणिज्य यानी व्यापार
को समझने के लिए ग्रीक भाषा में लिखे गए दो ग्रंथ सबसे ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करते हैं, हमें बताते हैं। इनमें से पहला ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, जिसे किसी अज्ञात नाविक या लेखक ने लिखा था और इसका समय लगभग सन 80 से 115 के बीच माना जाता है। दूसरा प्रमुख ग्रंथ टॉलेमी द्वारा रचित जियोग्राफी है, जिसका समय सन 150 के आसपास तय किया गया है। ये सभी विदेशी विवरण मिलकर हमारे देश के प्राचीन वैभव और इतिहास को पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारे सामने रखते हैं, पूरे सबूत के साथ हमारे सामने परोसते हैं, रखते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के रास्तों से होने वाले रोमन व्यापार का इतिहास में काफी वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है। पहली सदी में लैटिन भाषा में लिखी गई प्लनी की प्रसिद्ध किताब नेचुरलिस हिस्टोरिया से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले बड़े व्यापार की खास जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद भारत के विषय में लिखने वाले आखिरी ग्रीक रोमन विद्वान कॉस्मोस इंडिकोप्लेटस थे, जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर के रहने वाले थे, जो उस समय हेलेनिस्टिक संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उन्होंने लगभग सन 550 में क्रिश्चियन टोपोग्राफी नाम की एक किताब लिखी, जिसमें भारत और श्रीलंका में रहने वाले ईसाइयों के बारे में बताया गया है और साथ ही उस दौर में होने वाले घोड़ों के व्यापार का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। ग्रीक और रोमन लेखकों के अलावा चीनी यात्रियों के विवरण भी हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरत की चीजें हैं, जिनमें फाहियान और ह्वेनसांग के नाम सबसे प्रमुख हैं। ये दोनों चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु थे, जो भारत के पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे, भारत में आए थे। समय की बात करें तो फाहियान 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आए थे और उन्होंने उस समय के गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, उन्होंने किया है। वहीं दूसरी ओर ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी के मध्य के आसपास भारत आए थे और उन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल, हर्षकाल के समय की भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का विस्तार से आंखों देखा विवरण अपनी किताबों में लिखा है, जिसे हम पढ़कर जानकारी हासिल करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्राम चित्र। ये टॉपिक ग्रामीण समाज के रीति रिवाजों और तौर तरीकों के माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज और उसकी कमियों को समझाने की कोशिश करता है। जरा इन टॉपिक्स को आप बहुत जागरूकता और समझदारी के साथ ध्यान दें। इसमें बताया गया है कि जब गांवों में उत्सव, त्योहार या सामूहिक पूजा पाठ होते थे तो लोग मिलकर काम करते थे। इन सामूहिक गतिविधियों को देखकर पता चलता है कि पुराने समय का कबीलाई समाज बहुत हद तक बराबरी यानी समानता पर आधारित था, जहां सब मिलकर रहते थे और अपना समय गुजारते थे। हालांकि समय बीतने के बाद भी आज के समाज में अपने कबीले या अपनी जाति के प्रति वफादारी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इन पुरानी परंपराओं और पूजा पाठ के तरीकों का अध्ययन करके हमें पुराने समय के पारिवारिक जीवन, शादियों और आपसी रिश्तों को समझने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये टॉपिक समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों और भेदभाव की तरफ भी इशारा करता है, जो आज हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। जैसे समाज में एक ऐसा दौर आया जब तथाकथित उच्च जाति के लोग गाय का दूध दूहना या खेतों में हल चलाना जैसे काम को नहीं करते थे। वे शारीरिक मेहनत वाले
कामों को अपने से छोटा या नीचा समझते थे और उनकी इसी सोच ने समाज में छुआछूत जैसी कुप्रथा को बढ़ावा दिया। समाज में फैली यह गैर बराबरी केवल जातियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि स्त्री और पुरुष के आपसी रिश्तों में भी साफ दिखाई देती थी। जहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था, नहीं था। इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि साल 1930 तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में सती प्रथा जैसी भयानक कुप्रथा भी चलन में थी। अगर आप ये बात नहीं जानते तो इसको बेहद समझदारी के साथ आसान शब्दों में मैंने समझाया है, इसे अपने जहन में रखें। अंत में यह बात समझाई गई है कि आज भले ही हमारे देश में सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार मिल गया है, लेकिन फिर भी समाज में आज जो भेदभाव मौजूद है वो असल में हमारे पुराने समाज की सोच और बनावट को दिखाता है, जो कुछ समय बाद आया। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। गांव के पुराने रीति रिवाज और जातियों को लेकर बने पुराने पूर्वाग्रह, पहले से बनी रूढ़िवादी सोच, संकीर्ण सोच, यह साफ करते हैं कि पुराने समय में समाज और राजनीति को चलाने वाले नियम, कानून, धर्मशास्त्रीय नियम किस तरह काम करते थे और उन्होंने समाज को कैसे प्रभावित किया था। ये टॉपिक बहुत ही आसान और बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने रखने का प्रयास किया है। आप इसे अपने दिमाग में जरूर बैठा कर रखें। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। ये टॉपिक इस किताब का हमें इस बात को समझाता है कि आज के समय में प्राचीन भारत के इतिहास को सही तरीके से लिखने और समझने के लिए विज्ञान की मदद कैसे ली जा रही है। पहले के समय में इतिहासकार पुरानी कहानियों, किताबों और समाज के तौर तरीकों, सामाजिक विज्ञान के आधार पर ही इतिहास को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन समय जब बदला तो उसके साथ अलग अलग चीजें हमारे जीवन में आई और इस तरीके का इस्तेमाल लगभग 30 साल पहले काफी बढ़ गया था कि पुराने किताबों को पढ़कर इतिहास को समझे और अपने विचारों को रख दें। लेकिन बदलते समय के साथ इतिहास को और ज्यादा सटीक तथा प्रामाणिक बनाने के लिए अब इसमें प्राकृतिक विज्ञान यानी साइंस की खोजों और तकनीकों का उपयोग भी शुरू कर दिया गया है। प्राचीन भारत के अध्ययन को गहराई से समझने के लिए अब रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भूविज्ञान यानी जियोलॉजी और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से मिलने वाले सबूत बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गए हैं। बदलते समय के साथ इतिहासकारों ने इनको भी अपने इतिहास लिखने के जरिए में शामिल कर लिया है। उदाहरण के लिए रसायन शास्त्र की मदद से पुरानी खुदाई में मिली चीजों, बर्तनों या धातुओं की उम्र और उनकी बनावट का सही पता लगाया जाता है। भूविज्ञान की मदद से प्राचीन समय के मिट्टी, मौसम के बदलाव और नदियों के बदलते रास्तों को समझा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पुरानी सभ्यताओं और पुरानी सभ्यताएं कहां और क्यों फली फूली, इसका क्या कारण रहा, इसे हम समझते हैं। वहीं जीव विज्ञान के जरिए पुरानी हड्डियों, अनाजों के दानों और अवशेषों की जांच करके उस दौर के इंसानों के खान पान, बीमारियों और जीव जंतुओं के बारे में सटीक जानकारियां मिलती हैं। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि विज्ञान और इतिहास मिलकर हमें हमारे अतीत की बिल्कुल सच्ची और साफ सुथरी तस्वीर दिखाती है, सामने रखती है, जिससे हम अपने इतिहास को समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास बोध के बारे में। यह टॉपिक इसी चैप्टर का है जो इस बात पर चर्चा करता है कि प्राचीन भारत के लोगों में इतिहास की समझ, इतिहास बोध कैसी थी और वे अपने समय की घटनाओं को कैसे देखते और दर्ज करते थे। अक्सर प्राचीन भारतीयों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्हें इतिहास लिखने की समझ नहीं थी। यह बात सच है कि उन्होंने आधुनिक तौर तरीकों यानी यूनानी, ग्रीक इतिहासकारों की तरह इतिहास नहीं लिखा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें इतिहास की समझ नहीं थी। हमारे पास पुराणों के रूप में
इतिहास मौजूद हैं, जिनकी कुल संख्या 18 मानी गई है। इन पुराणों में ज्ञान का एक बड़ा खजाना है, जिससे हमें गुप्त काल के शुरुआती राजाओं और उनके वंशों के इतिहास की अच्छी जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है, उससे हम हासिल कर पाते हैं। पुराणों में न सिर्फ ऐतिहासिक जगहों का जिक्र है, बल्कि कभी कभी कुछ घटनाओं के होने के कारणों और उनके समाज पर पड़े असर को भी समझाया गया है, बताया गया है। एक अनोखी बात यह है कि पुराणों के लेख पुरानी घट चुकी घटनाओं को भी इस तरह लिखते थे जैसे वो भविष्य में होने वाली हो, लेकिन वे समाज में आ रहे विचारों के बदलावों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। और यही असल में इतिहास का असली निचोड़ है। जो पुराणों को लिखने वाले इतिहासकार हैं, उनकी समझदारी इतने उच्च स्तर की थी। इसके साथ ही पुराणों में समय को 4 अलग अलग युगों में बांटा गया है, जिन्हें हम कृत यानी सत्य युग, दूसरा त्रेता द्वापर और कली युग यानी कलयुग कहते हैं। इस सोच के अनुसार हर नया युग अपने पिछले युग की तुलना में थोड़ा खराब या कमजोर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे युग बदलता है, इंसानों की नैतिक मूल्य, अच्छे संस्कार और सामाजिक व्यवस्थाएं नीचे गिरती चली जाती हैं। इस सोच में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, समय और जगहों को बहुत प्रमुखता दी गई है। यहाँ तक माना गया है कि समय और स्थान बदलने के साथ साथ सही और गलत की परिभाषा भी बदल जाती है। यानी जो बात एक समय में धर्म था यानी कि सही था, वो दूसरे समय में अधर्म गलत हो सकती है। ठीक है। प्राचीन भारत में समय का हिसाब रखने के लिए कई अलग अलग कैलेंडरों यानी युगों या संवतों की शुरुआत की गई, जिनके आधार पर घटनाओं को दर्ज किया गया। उदाहरण के लिए ईसा पूर्व 57-58 में विक्रम संवत की शुरुआत हुई, सन 78 में शक संवत शुरू हुआ और सन 319 में गुप्त काल की शुरुआत के साथ गुप्त संवत बना। इन सभी पुराने अभिलेखों और किताबों में किसी भी घटना का जिक्र हमेशा सही समय और सही जगह के संदर्भ के साथ ही किया जाता है, इतना सटीक उसमें दर्शाया जाता है। इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में सम्राट अशोक के शिलालेख बहुत मददगार साबित होते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के इन शिलालेखों से हमें उस दौर का बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान मिलता है। राजा अशोक ने कुल 37 साल तक शासन किया था और उनके पत्थरों पर खुदे यानी गुदे हुए फोड़कर लिखे गए लेखों में उनके शासन के 8वें साल से लेकर 27वें साल तक की घटनाओं का पूरा ब्यौरा दर्ज है, उस पे गोदा गया है, खरोचा गया है, लिखा गया है। हालांकि अभी तक हम उनके शासनकाल के केवल 9 वर्षों से जुड़ी घटनाओं को ही पूरी तरह खोज और समझ पाए हैं और इतिहासकारों को उम्मीद है कि भविष्य की नई खोजों से उनके बाकी बचे हुए सालों के इतिहास पर भी रोशनी पड़ सकेगी। अशोक के अलावा ईसा पूर्व 1ली सदी के कलिंग के राजा खारवेल के जीवन की भी बहुत सी बड़ी घटनाएं हमें उड़ीसा के हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है, जिसमें उनके शासनकाल की घटनाओं को साल दर साल क्रम के अनुसार बहुत अच्छे से दर्ज किया गया है। जितने अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं वैसे ही इससे बिल्कुल साफ साफ हो जाता है यह बात कि हमारे पूर्वज समय और घटनाओं का पूरा हिसाब किताब रखते थे, उसे बिल्कुल सही तरीके से हमको बताने के लिए पत्थरों पर गुदवाते थे। पुराने समय में हमारे देश के लेखकों ने राजाओं और बड़े लोगों के जीवन पर जो किताबें लिखी, वे आज हमारा इतिहास जानने का कितना बेहतरीन जरिया है, इसे समझने की बेहद जरूरत है। जब ये लेखक किसी के जीवन की कहानी लिखते थे तो वे सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताते थे, बल्कि उस समय के समाज, धर्म और राजनीति की पूरी तस्वीर हमारे सामने
रख देते थे। शुरुआत 7वीं शताब्दी से होती है, जब बाणभट्ट नाम के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक ने राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित नाम की किताब लिखी। बाणभट्ट ने राजा के शुरुआती जीवन को इतने शानदार और अनोखे ढंग से लिखा कि बाद के लेखकों के लिए वैसी किताब लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। हालांकि राजकवि होने के नाते उन्होंने अपने राजा की तारीफ में कुछ बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी लिखी, लेकिन फिर भी इस किताब से हमें उस दौर के राज दरबार के ठाट बाट, लोगों के रहन सहन और उनके धार्मिक जीवन की बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। हर्षचरित की कामयाबी के बाद भारत में राजाओं की जीवनियां लिखने का एक नया दौर शुरू हो गया। उदाहरण के लिए 12वीं शताब्दी में संध्याकार नंदी नाम के लेखक ने रामचरित नाम की किताब लिखी। यह किताब इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसमें किसी राजा की आम कहानी नहीं है, बल्कि कैवर्त नाम के आम किसानों और पाल वंश के राजकुमार रामपाल के बीच हुई एक बहुत बड़ी लड़ाई का जिक्र है। इसीलिए यह बिल्कुल और बहुत फेमस है। इस किताब से हमें पता चलता है कि उस संघर्ष में आखिरकार राजकुमार रामपाल की जीत हुई थी। यह किताब हमें दिखाती है कि उस दौर में किसानों ने भी राजाओं के खिलाफ कितना बड़ा विद्रोह किया था, और आज बेहद जरूरी है कि उससे सीख लेकर भारत के किसान, मजदूर, युवा संघर्ष करें अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक और मशहूर लेखक बिलहर ने विक्रमादेव चरित नाम का ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने अपने राजा यानी कल्याणी साम्राज्य के चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठवें की बड़ी जीतों और उनकी उपलब्धियों का खूब बढ़ा चढ़ाकर बखान किया, जिन्होंने सन 1076 से 1127 तक राज किया था। राजाओं के अलावा गुजरात में तो कुछ बड़े और अमीर व्यापारियों के जीवन पर भी ऐसी ही किताबें लिखी गई, जिससे पता चलता है कि समाज में व्यापारियों का भी कितना बड़ा नाम था। इस ऐसे उदाहरणों से हमें पता चलता है। जब हम दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं तो वहां से भी हमें ऐसी ही एक ऐतिहासिक किताब मिलती है जिसे मूसिका वंश कहा जाता है। इसे 11वीं शताब्दी में अतुल नाम के लेखक ने लिखा था और इसमें उत्तरी केरल पर राज करने वाले मूसिका वंश की पूरी कहानी दर्ज है, लिखी गई है। इन सब में सबसे बेहतरीन और सच्चा उदाहरण 12वीं शताब्दी में कलहड़ द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी द स्ट्रीम ऑफ किंग्स को माना जाता है। यह कश्मीर के राजाओं के इतिहास और उनकी जीवनियों की एक पूरी कतार या श्रृंखला है। यह किताब इसलिए सबसे अलग और खास है क्योंकि कलहड़ ने इसे बिल्कुल आज के इतिहासकारों की तरह ही लिखा था, जो समझने में बेहद आसान है। बिना किसी पक्षपात के लिखा था, निष्पक्ष होकर और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उस किताब को लिखा था। आज के समय में इतिहास लिखने के जो नियम होते हैं वे सारे गुण कलहड़ की इस किताब में दिखाई देते हैं। इसलिए हमें प्राचीन भारत का सबसे पहला और सच्चा ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसे माना जाता है। कुल मिलाकर ये हमें बताते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक आते आते भारत में इतिहास और जीवनियां लिखने की परंपरा बहुत मजबूत हो चुकी थी, जो समझना बेहद जरूरी है इस क्लास को देखने वाले विद्यार्थियों के लिए। इतिहास को समझना है, रटना नहीं है, और उसके बाद रिसर्च करके इसे और बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे इतिहास के निर्माण के बारे में,
यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यह टॉपिक हमें यह समझाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसे लिखा गया है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं और उसे सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कि आपके और मेरे लिए बेहद जरूरी है। पुराने समय के इतिहास को जानने के लिए देश में बहुत सी जगहों पर खुदाई उत्खनन की गई है। इस खुदाई को समझने के लिए इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक, जब प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जब इंसान लिखना नहीं जानता था, जैसे पत्थरों का काल, और दूसरा प्रोटो ऐतिहासिक, जिसका मतलब होता है जब लिखना तो जानते थे पर हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसके लिखे हुए सबूत हमारे पास मौजूद हैं, हम उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर हम शुरुआती 2 कालों यानी कि प्रागैतिहासिक और प्रोटो ऐतिहासिक काल की खुदाई से मिले नतीजों को छोड़ दें तो हम भारत के समाज के विकास को कभी ठीक से नहीं समझ सकते हैं। बात समझे? ऐतिहासिक काल से जुड़ी लगभग 200 जगहों पर खुदाई तो हुई है, लेकिन अध्ययनों में इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया कि उस समय के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, यानी वे कैसे रहते थे, क्या कमाते खाते थे और उनकी संस्कृति क्या थी, कैसे अपने जीवन को गुजारते थे। तमाम सवाल बेहद जरूरी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम भारत के पुराने गांवों, शहरों के जीवन को गहराई से समझें। हम गांवों और शहरों के जीवन को गहराई से समझें। अब तक इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म से जुड़ी बड़ी बड़ी जगहों को खोजने और उनके महत्व को बताने पर तो बहुत जोर दिया है, लेकिन अगर हमें समाज और अर्थव्यवस्था के विकास को सही से समझना है तो हमें सिर्फ धार्मिक इतिहास तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद अभी तक के इतिहास में जो जरूरी चीजें नहीं आई हैं उससे सम्मिलित करना चाहिए। अब तक का प्राचीन इतिहास ज्यादातर साहित्यिक स्रोतों, पुरानी किताबों और विदेशी व स्वदेशी यात्रियों के लिखे विवरणों के आधार पर ही तैयार किया गया है। सिक्के और पत्थरों पर लिखे शिलालेख भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं, लेकिन इतिहास लिखने में किताबों और कहानियों वाले विवरणों को हमेशा से ज्यादा बड़ा माना गया है। लेखक का कहना है कि हमें इतिहास जानने के नए तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। पुराने रिसोर्स, इट मीन्स जो रिसोर्स पुराने हैं, दोज रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें नए रिसोर्स को भी लाना चाहिए। हमें पुरानी किताबों में लिखी तारीखों और बातों की सच्चाई की बहुत गंभीरता से जांच करनी चाहिए। यह जांच हम तब कर सकते हैं जब हम किताबों में लिखी बातों को जमीन से खुदाई में मिले पक्के सबूतों, पूरा तात्विक साक्ष्य के साथ मिलाकर देखेंगे। तब जाके असलियत सामने आएगा और हम इतिहास में नए पड़ाव को जोड़ पाएंगे। शुरुआत में खुदाई करने वाले वैज्ञानिक, पुरातत्वविद पुरानी किताबों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे, इसलिए उन्होंने ऋग्वेद या बौद्ध ग्रंथों जैसी धार्मिक किताबों में जिन जिन जगहों के नाम पढ़े, सिर्फ उन्हीं जगहों को ढूंढा और वहां पर खुदाई करवाई। लेकिन सही इतिहास जानने के लिए अब हमें इस सोच से आगे बढ़कर हर छोटे छोटे पहलू को देखना होगा, हर उन छोटे जगहों पर जाकर रिसर्च करना होगा और नई बातों को दर्शाना होगा, रखना होगा। यह पूरा पाठ हमें यह समझाता है कि पुरानी किताबों या कहानियों में लिखी बातों और जमीन से खुदाई में मिलने वाले वैज्ञानिक सबूतों के बीच क्या अंतर होता है, और एक सच्चा इतिहास लिखने के लिए दोनों का मिलान करना क्यों जरूरी है। लेखक ने बहुत ही व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझाया है कि कैसे कई बार किताबों की बातें और जमीन के सबूत आपस में मेल नहीं खाते हैं। कई बार जमीन के नीचे से खुदाई में जो प्राचीन चीजें मिलती हैं वे हमारी पुरानी धार्मिक या ऐतिहासिक किताबों में लिखी बातों से मेल नहीं खाती हैं।
समझे। इसके बावजूद इन खुदाइयों से हमें उस समय के इतिहास की ऐसी बहुत सी नई और समृद्ध जानकारियां मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो समान वस्तु मिला है वो बिल्कुल यूजलेस है। बहुत सारी जानकारियां उससे मिली हैं जो बेहद जरूरी हैं, जो किताबों में कहीं लिखी ही नहीं थी, ऐसी भी जानकारियां हमें मिलती हैं। यहाँ पर लेखक एक कमी की तरफ भी हमें बताते हैं, इशारा करते हैं कि देश में कई जगहों पर खुदाई तो हुई है, लेकिन उनकी पूरी रिपोर्ट अभी तक छपकर सबके सामने नहीं आई है। इसलिए सही इतिहास जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जमीन से मिले इन वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर हम पुरानी किताबों की दोबारा जांच करें। उदाहरण के लिए, अगर हमें ऋग्वेद के समय के भारत यानी वैदिक काल को ठीक से समझना है तो हमें आज के पाकिस्तान और उसके बाद का अफगानिस्तान के इलाके में मौजूद गांधार की कब्रों की संस्कृति का अध्ययन करना होगा। यह संस्कृति ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी यानी आज से करीब 3000 से 4000 साल पहले की है। वहां कब्रों के अंदर से जो सामान मिले हैं उनसे पता चलता है कि उस दौर के घोड़ों का इस्तेमाल खूब होता था और मृतकों का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाता था। इतिहासकार प्राचीन काल को समझने के लिए खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों की बनावट का भी सहारा लेते हैं, जिससे हमें उसके आसपास की कई जानकारियां मिलती हैं। इतिहास की कड़ियों को सही से जोड़ने के लिए हमें एक तरफ पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर मृद भांड नाम के खास सलेटी बर्तनों की खोजो और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल की कहानियों के बीच एक संबंध जोड़ना होगा। इसी तरह शुरुआती बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी पाली किताबों की बातों का मिलान नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काले चमकीले बर्तन वाले पुरातात्विक दौर से होना चाहिए। वहीं दक्षिण भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें वहां की शुरुआती महापाषाण पुरातत्व यानी बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी प्राचीन कब्रों की खोजों का सहारा लेना होगा। तब जाके हम उसके इतिहास को विस्तार से रख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे। जब हम पुरानी पौराणिक किताबों को देखते हैं तो उनमें राजाओं के वंशों की बहुत लंबी चौड़ी सूचियां या वंश वृक्ष मिलते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बात। लेखक का मानना है कि इन लंबी सूचियों की तुलना में हमें जमीन की खुदाई से मिले ठोस सबूतों को ज्यादा महत्वपूर्ण और सच्चा मानना चाहिए। पौराणिक परंपराओं के अनुसार अयोध्या के राजा राम का समय लगभग ईसा पूर्व 2000 यानी आज से करीब 4000 साल से भी अधिक का पहले माना जा सकता है। लेकिन जब अयोध्या में खुदाई की गई और गहरा अध्ययन हुआ तो उस समय के आसपास वहां इंसानों के बसने या रहने का कोई भी ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो पुराणों की कहानियों की पुष्टि करता हो। ठीक इसी तरह मिला हो तो अगर मेरे जहन में नहीं आया तो आप मुझे उपलब्ध कराएं। भगवान कृष्ण महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन ईसा पूर्व 200 से सन 300 के बीच मथुरा से जो सबसे पुराने शिलालेख और मूर्तियां मिलती हैं या मिली हैं, उनसे भी महाभारत काल के उन प्राचीन बातों की पक्की पुष्टि वैज्ञानिक रूप से नहीं हो पाती है। अगर किसी किताब में इसका जिक्र है तो आप मुझे बताएं, उस पर हम रिसर्च करके अपनी बातों को रखेंगे। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए लेखक कहते हैं कि रामायण, इस किताब में लेखक कहते हैं कि रामायण और महाभारत को एक निश्चित समय में घटी सच्ची ऐतिहासिक घटना मानकर इतिहास लिखने की जिद छोड़नी होगी। भले ही पुराने समय में इतिहासकारों ने इस पर पूरे अध्याय लिखे हो। हाँ, रामायण और महाभारत से हम प्राचीन भारत के समाज के विकास को जरूर समझ सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट राइटर भी करते हैं और मैं भी करता हूं, आपको भी करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये महाकाव्य किसी एक साल या दशक में नहीं लिखे गए, बल्कि ये सदियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यात्रा करते हुए
कई बदलाव और अलग अलग संस्कारों के साथ आज के रूप में हम तक पहुंचे हैं। इसलिए ये किसी एक निश्चित समय का नहीं बल्कि एक लंबे दौर के समाज का हाल चाल बताते हैं, उसको दर्शाते हैं। पुरानी किताबों और लेखों के आधार पर जैन धर्म के वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध का समय आमतौर पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी आज से लगभग 2600 साल पहले का माना जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि महावीर और बुद्ध अपने जीवन में जिन जिन बड़े बड़े शहरों में गए थे, सब उन शहरों में पुरातात्विक खुदाई की गई, तो वे शहर ईसा पूर्व 400 से ज्यादा पुराने नहीं निकले। इसका मतलब ये है कि इन महापुरुषों के जीवन की तारीखों पर इतिहासकारों को एक बार फिर से नए सिरे से सोचने और विचार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि पुरानी किताबों या ग्रंथों की तुलना में समाज का सही क्रम तय करने और तर्क संगत इतिहास लिखने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है, पक्की हैं। जमीन की खुदाई से मिली चीजें, पत्थरों या दीवारों पर गुदे या खुदे शिलालेख और पुराने सिक्के। ये 3 चीज, these 3 things are very important to understand history। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्याकरण की पुरानी किताबें जैसे पाणिनि और पतंजलि के कार्यों में कुछ तारीखें तो दर्ज हैं, लेकिन सिक्के और शिलालेख किसी भी प्रकार के काल्पनिक मिथकों, अंधविश्वासों या सुनी सुनाई कहानियों से बिल्कुल मुक्त होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। वे जिस राजा या समय के होते हैं उसकी बिल्कुल सच्ची और सटीक गवाही देते हैं, सटीक जानकारी देते हैं और सही ज्ञान हमें बताते हैं। इसलिए इतिहास को सही सही समझने के लिए सिक्के, शिलालेख और उत्खनन यानी खुदाई ही सबसे मजबूत स्तंभ है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए पत्थरों पर लिखे शिलालेख, पुराने सिक्के और जमीन की खुदाई से मिले सबूत क्यों सबसे ज्यादा जरूरी और भरोसेमंद है? क्यों है? वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही यह पाठ हमें यह भी सिखाता है, यह टॉपिक, कि इन सबूतों को देखते समय इतिहासकारों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इतिहास बिल्कुल सच्चा और सटीक पूरे प्रमाण के साथ रखा जाए, बताया जाए। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि राजाओं के जो सरकारी या शाही शिलालेख होते थे उनमें एक बड़ी कमी ये थी कि दरबारी लेखक अपने राजाओं की तारीफ में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, दर्शाते थे। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या लाखों में बताई गई है और उन्हें राजधानी पाटलिपुत्र लाए जाने की बात भी कही गई है। आज के इतिहासकारों को इस बात पर थोड़ा संदेह होता है कि क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह गुप्त वंश के राजा क्या नाम था, समुद्रगुप्त और राजा चंद्र के शिलालेखों में भी अपनी जीतों को काफी बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद अगर हम पुरानी पौराणिक कहानियों या सुनी सुनाई परंपराओं से तुलना करें तो ये शिलालेख निश्चित रूप से कहीं ज्यादा सच्चे और भरोसेमंद साबित होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शिलालेख उसी दौर में लिखे और खोदे जाते थे जब वह राजा खुद राज कर रहा होता था। तभी तो दूसरा राजा थोड़ी जो कराएगा, हम आप थोड़ी जो कराएंगे। जबकि पुराण और अन्य कहानियां बहुत सदियों बाद लिखी गई। कुछ इतिहासकार पुराणों का सहारा लेकर सातवाहन वंश के राजाओं के इतिहास को बहुत पीछे से यानी ईसा पूर्व पहली शताब्दी से भी पुराना दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह सही नहीं है, इसमें डाउट है। शिलालेख हमें सिर्फ किसी राजा के राजपाट, उसकी जीतों
या उसके साम्राज्य की सीमाओं के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि वे उस समय की राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के विकास को भी हमारे सामने चित्रित करते हैं, पूरी तरह खोल कर रखते हैं, पूरे तरीके, पूरे प्रमाण, पूरे वैज्ञानिक सबूत के साथ रखते हैं। इसलिए आज का इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानियों तक सीमित नहीं है। पुराने पत्थरों और ताम्रपत्रों पर लिखे लेखों में जो जमीन दान देने, भूमि अनुदान के कागजात मिलते हैं, उनसे हमें केवल राजाओं के वंशों की सूचियां ही नहीं मिलती, बल्कि गुप्त काल के बाद के समय में बने नए नए राज्यों, समाज के बदलाव और खेती किसानी के तरीकों में आए बदलाव की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमें। ठीक इसी तरह पुराने समय के सिक्कों का इस्तेमाल भी बहुत खास है। पहले लोग सोचते थे कि सिक्के सिर्फ भारत, यूनानी, शक, सातवाहन और कुषाण वंश के राजाओं के नाम और उनके समय को जानने के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन असलियत में क्या है? इन सिक्कों से हमें उस दौर के व्यापार, बाजारों, विदेशों से लेन देन और शहरों के अमीर जीवन के इतिहास को दोबारा लिखने में बहुत बड़ी मदद मिलती है उससे हमें, और वो देते हैं। पूरी बात का निचोड़ ये है कि प्राचीन भारत के इतिहास को दोबारा सही से खड़ा करने के लिए पुरानी किताबों, सिक्कों, शिलालेखों, खुदाई से मिली चीजों को बहुत ही समझदारी और सावधानी के साथ इकट्ठा किया जाना चाहिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट ऑल दोज थिंग्स। इस पूरे अध्ययन में महाकाव्यों और पुराणों में लिखी कहानियों की तुलना में सिक्कों, शिलालेखों और खुदाई के पक्के सबूतों को हमेशा ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ऐसे ही मिल गया, ठीक है, और एक खुदाई पे बात मिला, ठीक। पुरानी पौराणिक कहानियां समाज के तौर तरीकों को समझने में मदद तो कर सकती हैं। वे सामाजिक प्रथाओं को सही ठहरा सकती हैं और अलग अलग जातियों या समूहों को मिलने वाली सुख सुविधाओं या उनकी दिक्कतों को दिखा सकती हैं। लेकिन क्या इतने से ही इतिहास काफी है? जी नहीं। उन कहानियों में लिखी हर घटना को हम आंख मूंद कर सच नहीं मान सकते। वी शुड नेवर बिलीव विदाउट कंसिडरिंग इट। प्राचीन काल को ठीक से समझने के लिए हमारे देश में पुराने समय से लेकर आज तक चली आ रही लोक प्रथाएं, गांव का सीधा साधा जीवन और जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाजों के रहन सहन का अध्ययन एक अनमोल खजाने की तरह काम करता है। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की तुलना दुनिया भर के दूसरे प्राचीन समाजों के साथ करके देखते हैं, तो हमारे मन से यह वहम दूर हो जाता है कि भारत का इतिहास दुनिया से बिल्कुल अलग या अनोखा था। इससे हमें उन प्रवृत्तियों और तौर तरीकों को खोजने में मदद मिलती है जो प्राचीन भारत और दुनिया के दूसरे देशों के पुराने समाजों के बीच बिल्कुल एक जैसे थे। इसके अलावा आज के समय में दुनिया के बाकी हिस्सों के लोगों के साथ भारतीयों के पुराने रिश्तों और उनके जुड़ाव को जानने के लिए विज्ञान की एक बहुत ही आधुनिक तकनीक यानी मानव आनुवंशिक अनुसंधान, डीएनए और जेनेटिक्स की जांच के नतीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आज के इतिहास को जानने, परखने, समझने, समझाने के लिए। विज्ञान का यह आनुवंशिक अध्ययन हमें पीढ़ियों से चले आ रहे इंसानी गुणों, अलग अलग जातियों के आपस में मिलने, पुरानी आबादी के एक जगह से दूसरी जगह फैलने और प्राचीन संस्कृति के दूर दूर तक प्रसार होने, फैलने की बिल्कुल सच्ची और वैज्ञानिक कहानी बयां करता है। तो दोस्तों, चैप्टर हमारा ये खत्म हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर मुझे अगले वीडियो में इतिहास के इस अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। कमेंट सेक्टर में जरूर बताना कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन
बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटे, बहुत ही व्यवहारिक शब्दों से जो मैंने व्याख्यान किया इस चैप्टर का, ये आपको कैसा लगा? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।